मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम इस पाठ्यक्रम के अंतिम चैप्टर यानी पाठ 20 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विप्लव गायन और इसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। इस कविता में कवि ने बदलाव का वर्णन किया है, यानी जब भी बदलाव होता है तो उथल पुथल मचती है, यानी बहुत सारी चीजें उलट पुलट हो जाती है। फिर चाहे वो बदलाव प्रकृति में होता है या हमारी निजी जिंदगी में होता है या फिर समाज में ही हम किसी पुरानी प्रथा को छोड़कर नई प्रथा की ओर बढ़ते हैं या कोई भी बदलाव करते हैं तो हमारे जीवन में भी उथल पुथल हो जाती है। तो जो कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, उन्होंने भी अपनी इस कविता में जो है लोगों से सामाजिक बुराइयों और जो पाखंड होते हैं उनकी जंजीरों को तोड़कर जो है प्रगति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान किया है। यानी वो चाहते हैं कि लोग जो है सामाजिक बुराइयों को छोड़ दे, पाखंडों को छोड़ दे और प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएं। ये जो कविता है वो उस समय लिखी गई थी जब भारत का स्वाधीनता आंदोलन जो है अपने चरम पर था। यानी स्वाधीनता आंदोलन जो है ऐसा लग रहा था कि अपनी सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। उस समय जो है लोगों को और ज्यादा मजबूती देने के लिए और ज्यादा जो है उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो है कवि ने इस तरह की कविता का निर्माण किया था। अपनी इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो लोगों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम जो है अपने आसपास बदलाव चाहते हैं तो हमें जो है शांति के गीत गाना छोड़ देना चाहिए, क्रांति की तान को सुनना चाहिए। यानी हमें क्रांति का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी जो है हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको हम दूर कर पाएंगे। हम जो है केवल शांति से सारी बुराइयों को नहीं हटा सकते हैं, हमें जो है क्रांति की ओर जाना ही पड़ेगा। और कवि ने जो है इस कविता के जरिए समाज को एक महान बदलाव करने का संदेश भी दिया है, क्योंकि कवि मानते हैं कि जो पुराने कुविचार हैं और जो पाखंड है उनका अंत करके ही हम जो है एक नए और सुंदर समाज की नींव रख सकते हैं। इसलिए जो है कवि ने विप्लव गायन कविता में हम सभी से जो है एक क्रांति का अनुरोध किया है, ताकि हम जो है एक बेहतर समाज को बना सकें। तो ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि हमसे क्या चाहते हैं, वो किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं। कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश दे रहे हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सबसे पहले हम इन पंक्तियों के शब्दार्थ और अर्थ जान लेंगे, उसके बाद व्याख्या और भावार्थ पर चर्चा करेंगे। तो जो ये पंक्तियां हैं उसके कठिन शब्दों में, तान शब्द का अर्थ है संगीत में स्वरों का कलात्मक विस्तार, यानी जिसमें जो है आप संगीत का विस्तार करते हैं, संगीत को आगे बढ़ाते हैं। उथल पुथल होता है गड़बड़ी या हलचल। हिलोर कहा जाता है जल में उठने वाली तरंग या लहर को या हिलोल को। तो जो ये पंक्तियां हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, इसमें जो है कवि से ऐसा अनुरोध किया जा रहा है कि वो कुछ ऐसा गीत सुनाए, ऐसी तान सुनाए या कुछ ऐसे संगीत को उत्पन्न करे जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे जो है हर जगह हलचल हो जाए। एक हिलोर इधर से आए, यानी एक जो लहर है वो इस तरफ से आए और एक हिलोर उधर से आए और दूसरी जो लहर है वो दूसरी तरफ से आए। तो ये थे अर्थ, लेकिन इसकी व्याख्या यानी कवि इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हम किस तरह से करेंगे। व्याख्या जब आप करेंगे तो आप पूरा जो कवि बताना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यानी समाज में बदलाव लाने की इच्छा से इन पंक्तियों में कवि से अनुरोध किया जा रहा है कि वह कोई ऐसी तान सुनाए जिससे हर तरफ उथल पुथल मच जाए, जिससे हर जगह हलचल हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ऐसा जोशीला गीत गाना चाहते हैं जिससे लोगों के अंदर बुराई को समाप्त करने की ताकत आ जाए। यानी जो कवि है वो अपनी कविता के माध्यम से ही जो है लोगों में संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी जो कवि हैं वो बुराई को खत्म करने के लिए या फिर बदलाव लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए जो है कुछ ऐसे संगीत को उत्पन्न करने की कोशिश करना चाहते हैं जिससे जो है बदलाव का जो वो बीज बोना चाहते हैं वो लोगों के मन में वो डाल सके। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि चाहते हैं कि यह बदलाव केवल एक तरफ ना हो बल्कि यह हर जगह हो। इस बदलाव की एक लहर एक दिशा से आए और दूसरी अलग दिशा से, ताकि हर जगह बुराई के खिलाफ आवाज उठे।
यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो कवि हैं वो चाहते हैं कि जो उनका गीत है वो हर जगह जो है वो अपने उस बदलाव के बीज को बो सके। इसलिए कवि चाहते हैं कि हर जगह जो है बदलाव उत्पन्न हो उनके गीत के माध्यम से। तो इन पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जो समाज में क्रांति पैदा करे और जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो। तो भावार्थ में आप वो चीजें एक्सप्लेन करेंगे जो असल में कवि जो है अपनी उन पंक्तियों के माध्यम से समझाना चाहते हैं, या फिर कवि जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस इशारे को समझकर जो है आप अपने भावार्थ में एक्सप्लेन करते हैं। अगली पंक्तियां हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिज़राबें उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो इन पंक्तियों के भी शब्दार्थ जान लेते हैं और अर्थ जान लेते हैं। सावधान कहा जाता है सतर्क होने को या सचेत हो जाने को। आन बैठी का मतलब है आकर बैठना। मिज़राबे जो है वो कहा जाता है तार को छेड़ने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला छोटा उपकरण। यानी जब आप गिटार बजाते हैं तब भी आपने देखा होगा कि जो गिटारिस्ट होते हैं या जो गिटार बजाते हैं वो गिटार की जो तारें होती हैं उनको बजाने के लिए एक छोटे से उपकरण का यूज करते हैं, यानी एक छोटे से टूल का यूज करते हैं। तो उस टूल को कहा जाता है मिज़राबे। ऐंठी होता है तन्ना या अकड़ना, जिसे आप ऐंठना भी कहते हैं, जैसे उंगलियां अकड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियां हैं उनका अर्थ है सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। यानी जो कवि है वो कह रहे हैं कि सावधान हो जाइए, जो मेरी वीणा है यानी जिसका सहारा लेकर जो है कवि अपनी कविता में संगीत दे रहे हैं उस वीणा में जो है चिंगारियां बैठ गई हैं। यानी वो जो है बहुत ही भड़कीला या फिर बहुत ही जो संगीत बजा सकती हैं। टूटी है मिज़राबें उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। यानी जो तार को छेड़ने वाला उपकरण है वो टूट चुका है। उस जोशीले गीत को धुन देने के लिए वो जो उपकरण है वो टूट चुका है और जो उंगलियां हैं वो भी जो है अब अकड़ चुकी है। और इन पंक्तियों की जब आप व्याख्या करेंगे तो किस तरह से करेंगे। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने गीत से सबको सतर्क रहने को कहते हैं। यानी कवि जानते हैं कि जो उनका गीत है वो बहुत ही जोशीला है, इसलिए कवि जो है सभी को सबसे पहले सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं अपने गीत को सुनने के लिए। कवि का कहना है कि उनकी वीणा यानी वाद्य यंत्र में चिंगारियां प्रवेश कर चुकी है, अर्थात अब उन्हें अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता, वे निडर हो गए हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि जो कवि हैं उन्हें पता है कि वो एक जोशीला गीत गाने जा रहे हैं, इसलिए वो सभी लोगों को पहले ही सावधान कर रहे हैं अपने गीत को सुनने के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब वो जो है डरने वाले नहीं हैं, वो जो उनके मन में है, जो वो महसूस कर रहे हैं वो बेझिझक जो है सबके सामने कहने वाले हैं। उससे जो है कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। कुछ लोग जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं उन चीजों को, लेकिन कुछ नकार भी सकते हैं। इसलिए कवि जो है सबको सावधान कर रहे हैं। टूटी है मिज़राबें उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। वीणा की मिज़राबें अर्थात तार को छेड़ने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला छोटा उपकरण अब टूट चुका है और वीणा बजाने वाले की उंगलियां अकड़ गई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि जिन बातों को अपने गीत के माध्यम से बताना चाहता है उन बातों को गीत की धुन देने वाला व्यक्ति भी डर गया है, जिस कारण वह वीणा को नहीं बजा पा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जो है कवि की बातें सुन रहा है वो भी डर गया है, क्योंकि समाज में बदलाव लाना बहुत आसान काम नहीं है। अगर किसी चीज के बारे में आप क्रांति लाने के लिए कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को जो है किसी चीज के लिए बदलाव लाने के लिए कह रहे हैं, तो जो व्यक्ति है वो डर जाएगा, क्योंकि उसे समाज का डर होगा, उसे दूसरे लोगों का डर होगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो कवि है वो जिसे अपना गीत सुना रहे हैं, जो उनको धुन दे रहा है उनकी बातों को, वो जो है डर गया है, जिस कारण जो है वो वीणा को नहीं बजा पा रहा है। अब बात करते हैं इन पंक्तियों के भावार्थ की। इन पंक्तियों में कवि लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरा यह गीत समाज में क्रांति की चिंगारियां पैदा कर सकता है, सबकी शांति भंग हो सकती है और इस क्रांति से आने वाले बदलाव सबको कर सकते हैं। वे कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था उलट पुलट सकती है।
तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं अपनी पंक्तियों में। उनका कहने का तात्पर्य साफ है कि आप सब सावधान हो जाइए, क्योंकि जो वो बात कहना चाहते हैं वो जो है क्रांति पैदा कर सकती है, जिससे कुछ लोगों को कष्ट भी हो सकता है और समाज में अशांति भी अभी के लिए हो सकती है, लेकिन बाद में जो है बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, जिससे जो ये वर्तमान जो उनकी व्यवस्था चली आ रही है वो उलट पुलट सकती है, उसमें हलचल पैदा हो सकती है, इसलिए सभी को सावधान कर रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में, रितल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। तो इन पंक्तियों के भी कठिन शब्द और अर्थ जान लेते हैं पहले। कंठ होता है गला और महानाश कहा जाता है विध्वंस को, यानी नष्ट करने को। मारक कहा जाता है मारने वाले को और रुद्ध होता है रोका हुआ। क्षण होता है पलक झपकने भर का समय और हृदय कहा गया है हृदय को यानी दिल को, और क्षुब्ध होता है क्रोध। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो इस तरह से है, कंठ रुका है महानाश का, यानी जो ये विध्वंस होने वाला है, जो ये क्रांति आने वाली है, उसको सोचकर जो है कंठ रुक चुका है, यानी उससे आवाज नहीं निकल रही है। मारक गीत रुद्ध होता है, यानी जो ये विध्वंस करने वाला गीत है या फिर क्रांति लाने वाला जो ये जोशीला गीत कवि गाना चाह रहे हैं वो किसी कारण से रुका हुआ है, क्योंकि उसका जो परिणाम होना है, जो बदलाव आने हैं वो सामने है कि इससे विनाश भी हो सकता है जो वर्तमान स्थिति है उसका। इस वजह से सारे जो ये गीत हैं वो रुक चुके हैं। आग लगेगी क्षण में, यानी जब ये गीत सामने आएगा तो क्षण भर में जो है सबके अंदर जो आग है वो लगेगी। हृदय में अब क्षुब्ध युद्ध होता है, जो हृदय में क्रोध है वो जो है बाहर आ जाएगा। क्रांति होना स्वाभाविक है जब ये गीत सामने आएगा। तो अब इसकी व्याख्या और भावार्थ जान लेते हैं। सबसे पहले व्याख्या देखिए, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, कि गाने वाले गायक का गला बैठ जाने के कारण उसके मुंह से निकलने वाले इस प्रलय के गीत का रास्ता रुका हुआ है। कवि का मानना है कि वह अत्यंत आवेश में विनाशक गीत गाना चाहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि विध्वंस की नींव पर ही नव निर्माण संभव है। यानी जब तक जो है जो पुरानी चीजें हैं जब तक आप उन्हें नहीं गिराएंगे तब तक जो है नई चीजों का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कवि को पता है कि जो वो ये जोशीला गीत गाना चाह रहे हैं उससे जो है विध्वंस यानी विनाश अवश्य होगा, किंतु आगे जो है नई चीजें पैदा होगी या फिर नई निर्माण होगा। आग लगेगी क्षण में, हृतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। उनके गले से अधिक उत्तेजना के कारण जो है विनाशकारी गीत के स्वर निकल नहीं पाते हैं। उस रुकावट से जल्दी ही उनके तन बदन में आग लगेगी और हृदय क्रोध से भर जाएगा और चिंतित हो जाएगा, क्योंकि जब हर तरफ से प्रतिबंध लगने लगते हैं तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति का खून खौलेगा। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो कवि हैं वो ज्यादा देर तक अपने अंदर इस तरह के जोशीले गीत को छुपाकर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वो जो है क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। वो जो है अपने अंदर की जो उनकी ज्वाला है उसको बाहर हर जगह फैलाना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हर जगह से जब दबाव पड़ेगा, हर जगह से जो है जब उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति जो है ज्यादा देर तक अपने हृदय में क्रोध को दबाकर नहीं रख सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि जल्दी ही जो है हर जगह आग लगने वाली है या क्रांति आने वाली है। तो इसका भावार्थ जान लेते हैं। कवि ने विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कहा है कि उनके गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से महाविनाश का गला रुक गया है और उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। यानी जो प्रलय है वो भी डर गई है, क्योंकि जो कवि का ये विनाशकारी गीत है उससे स्पष्ट है कि विनाश अवश्य होगा, यानी क्रांति आना स्वाभाविक है। इसलिए वो डर कर जो है उस गीत को अभी तक रोके हुए है। आगे कहते हैं कि असल में इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिशें की जाती है, मगर क्रांति की आवाज ज्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। तो यहाँ पर इन जो पंक्तियां हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जब भी आपको दबाया जाता है कुछ चीजों को में है तो कुछ समय के लिए आप ठहर जरूर जाते हो, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ज्वाला आपके अंदर बढ़ती जाती है और एक दिन वो बाहर
जरूर आती है, क्योंकि क्रांति की आवाज को आप ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते हैं। अगली पंक्तियां हैं, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतल से। तो इन पंक्तियों के शब्दार्थ जान लीजिए। झाड़ कहा जाता है कांटेदार घास को, और झंखाड़ कहा जाता है बेकार या रद्दी चीजों का जो समूह होता है, या कोई ढेर जिसको बेकार ही फेंक दिया गया हो, या जो बेकार की चीजों का ढेर लगा हुआ हो। दग्ध होता है जला या जलाया हुआ। ज्वलंत कहा जाता है चमकते हुए को, और रुद्ध होता है रोका हुआ। क्रोध कहा जाता है क्रोधित को, और अंतरतर होता है अंदर से। तो जो ये पंक्तियां हैं, झाड़ और झंखाड़ दग्ध है, तो इसका अर्थ है कि जिस तरह से जो आग होती है वो कांटेदार जो झाड़ियां होती है या जो बेकार चीजें होती है उनको जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह से इस ज्वलंत गायन के स्वर से, जो ये ज्वलंत गायन है, जो ये जोशीला गीत जो कवि गा रहे हैं, उसका जो स्वर है, उससे भी जो है जो समाज के जितने भी बुराइयां हैं वो जलकर जो है समाप्त हो जाएंगी। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतल से, यानी जो रुकी हुई चीजें हैं मेरे अंदर, यानी जो रोकी गई है, दबाई गई है, वो जो है इस गीत के जरिए बाहर आ जाएगी, और मेरे अंदर की जो ये अग्नि है वो बाहर आकर जो है सारी बेड़ियों को तोड़ देगी। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह कांटेदार झाड़ियों या बेकार या रद्दी चीजों के समूह को आग जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार को समाप्त कर अब सारे बंधनों को तोड़कर गाने वाले के स्वर फूटते हैं, तो उससे जो अग्नि निकलती है उससे हर तरफ आग लग जाती है, यानी वो जो है क्रांति लाने में सक्षम होती है। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतल से। जब कवि भी अपने अवरुद्ध गले से क्रोधित होकर गीत निकालता है तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात जब कई वर्षों तक दबाए जाने के बाद क्रांति आती है तो वो भी अपने आसपास की सभी बेड़ियों को जिसने उसे रोक रखा है, उसे अपने अंदर की क्रोध की आग से जलाकर भस्म कर देती है। यहाँ पर कहने का स्पष्ट अर्थ यही है कि कवि ये बता रहे हैं हमें कि जो हमें बार बार जो है रोका गया है समाज में बदलाव लाने के लिए, उसे जो है ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता है, और अपने अंदर का जो क्रोध है जब वो आपके बाहर आएगा तो वो जो है अपने आसपास की जितनी भी थी जो आपको रोके रखी हुई थी उसको जलाकर भस्म कर देने वाली है। इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि कवि के दिल में सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो रोष है, उसकी ज्वाला से हर अवरोध जलकर राख हो जाएगा। फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दुगुने जोर से शुरू हो जाती है, और उसके वेग से सभी सामाजिक कुरीतियां और ढोंग पाखंड पल भर में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि जो ये पंक्तियां हैं उनका भावार्थ यही है कि जो कवि है वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो आपके अंदर ज्वाला है उसको रोकिए मत, उसे बाहर लाइए, क्योंकि जब जो है आप अपने आसपास की जो बेड़ियां हैं जो आपको रोक रही हैं उनको आप तोड़ देंगे, जला देंगे, तभी जो है आपके अंदर की जो गीत हैं, यानी आपके अंदर की जो ज्वाला है समाज में बदलाव लाने की, वो दुगुनी रफ्तार से जो है आगे बढ़ेगी, जिससे सबका कल्याण होगा। कवि अगली पंक्तियां हैं, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। तो यहाँ पर इसके शब्दार्थों में व्याप्त जो शब्द है उसका अर्थ है फैला हुआ या भरा हुआ। तो इन पंक्तियों का अर्थ आप जान लीजिए कि कण कण में व्याप्त है वही स्वर, यानी जो ये संसार है उसके हर कण में जो है क्रांति का गीत समाया हुआ है, यानी जो ये जोशीला गीत है वो इस संसार के कण कण में पहले से समाया हुआ है। तो रोम रोम गाता है वह ध्वनि, कि जब जो है सबको पता चलता है कि जो क्रांति है वो जरूरी है, तो रोम रोम यानी सब जो लोग जो है इस ध्वनि के साथ जुड़ते चले जाते हैं। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि, यानी जब जो है बदलाव होने लगता है, जिस तरह से शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार से जो है सारा संसार भी जो है नव निर्माण के चिंतन में लीन होता रहता है, यानी वो भी जो है नव निर्माण करने के लिए तत्पर रहता है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या आप किस तरह से करेंगे?
कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। यानी कवि जब अपना गाना गाने लगता है तो कण कण में उसकी ज्वाला फैल जाती है, अर्थात गाने का हर स्वर हर जगह अपना असर दिखाने लगता है। सभी लोगों के मन में कवि के स्वर गूंजने लगते हैं, अर्थात सभी जो है बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी विषधर की मणि से ज्वाला निकल रही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बदलाव के बारे में सोचना अलग बात है, किंतु जब सच में बदलाव होने लगता है तब उस पर उसी प्रकार विश्वास करना कठिन होता है जैसे किसी विषधर की मणि को चमकते हुए देखने की बात पर विश्वास करना। इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है कि विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं के हर एक कण में क्रांति का गीत समा गया है, हर दिशा से उसी की प्रतिध्वनि आ रही है। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार भी नव निर्माण के चिंतन में लीन हो गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर स्पष्ट है कि जो कवि ने गीत गाया है, यानी जो भी कवि ने ये जोशीला गीत गाया है सबके अंदर चेतना जगाने के लिए, वो जो है अब हर जगह समा गया है, यानी हर जगह से जो है उसकी प्रतिध्वनि अब सुनाई दे रही है, हर जगह जो है बदलाव हो रहा है। अगली पंक्तियां हैं, आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं। इन पंक्तियों के शब्दार्थ जान लीजिए। पहले राज कहा जाता है रहस्य को और विलास कहा जाता है आनंद या प्रसन्नता को। पोषक होता है पोषण प्रदान करने वाला और सूत्र होता है संकेत या सुराग। परख कहा जाता है अच्छे बुरे की समझ को। इन पंक्तियों का अर्थ है कि आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, यानी जो कवि हैं वो आज जो है जीवन के सभी रहस्य समझ गए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि जब बदलाव होगा उसके बाद जो है समाज में कैसी परिस्थितियां पैदा होने वाली हैं। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं, यानी जो कवि हैं वो अपने जो ये महाविनाश होने वाला है उसके जो सूत्र हैं, उसके जो स्रोत हैं या उसके जो सुराख हैं, उनको वे समझ गए हैं। यानी वे जानते हैं कि जब तक विनाश नहीं होगा तब तक जो है नए राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। इसलिए वे जो है ये समझ गए हैं कि इस जीवन का राज क्या है। तो इन पंक्तियों की जब आप व्याख्या करेंगे तो किस तरह से करेंगे? आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं, यानी कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज जब सभी बदलाव को स्वीकार के तैयार हो रहे हैं तब कवि ने अपने जीवन के रहस्यों को भी समझ लिया है। अर्थात पराधीनता के लंबे संघर्ष ने कवि को जीवन के सभी राजों का मर्म समझा दिया है। यानी कवि जो है अपनी जो ये पराधीनता है, गुलामी है, उसका जो ये लंबा संघर्ष कवि ने देखा है, अब जो है उनके रहस्य जो है वो समझ में आ गए हैं। कवि को पता चल गया है कि किस तरह उस गुलामी के विनाश के सूत्र काम करते हैं जब वह पराधीनता का विनाश करने को पूरी तरह तैयार हैं। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूं, यानी कवि को पता चल गया है कि किस तरह उस गुलामी के विनाश के सूत्र काम करते हैं, यानी जो उसके स्रोत हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अब वह जो है पराधीनता का विनाश करने को पूरी तरह तैयार हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ इस तरह से है। विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे तो यह जान गए हैं कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियां पैदा होगी, इसलिए वे कहते हैं कि समाज के विचारों और नजरिए में बदलाव आने के साथ ही बुराइयों से भरे दूषित समाज का विनाश जरूरी है और इसके बाद ही नए राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रारंभ हो सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो कवि हैं उन्होंने अपने जीवन से तो सीख ले ली है, अपने जीवन के रहस्यों को तो समझ लिया है। वो इस गीत के जरिए, इस जोशीले गीत के जरिए जो है लोगों को भी उनके जीवन के रहस्यों से अवगत करवाना चाहते हैं। तो ये था विप्लव गायन कविता का छोटा सा अंश। क्योंकि विप्लव गायन जो कविता लिखी गई है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा, वो जो है बहुत लंबी कविता है। यहाँ पर केवल उसके कुछ अंश आपको दिए गए हैं और हम आशा करते हैं कि इस कविता की जितनी भी पंक्तियां आपको दी गई है उसके अर्थ और भावार्थ आप समझ पाए होंगे। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को
फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।